नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। डेट है आज की 16 जुलाई 2025 और हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स जो कि लिए गए हैं न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और वेरियस अदर न्यूज़ आर्टिकल्स से जो कि रिलेवेंट हो जाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। या फिर अदर एग्जाम्स की बात करें तो स्टेट पीसीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीएपीएफ का पेपर 1 पेपर 2, सीडीएस हो गया, ठीक है। और अपना और भी इधर स्टेट पीसीएस हो गए, मैंने बताई दी, जैसे कि एचसीएस हो गया, यूपी पीसीएस। तो इन सभी में क्या जीएस 1, 2, 3 यूपीएससी के ये तो टोटली कहीं ना कहीं करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है लेकिन जितने भी हैं अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ 4 टॉपिक हैं और डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, सभी के बारे में डिटेल में। सबसे पहला है ये तलिस्मान सब्रे। क्या है ये तलिस्मान सब्रे? तलिस्मान सब्रे नाम थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। बाईएनियल, बाईएनियल मतलब 2 साल में एक बार, ठीक है। 2 साल में एक बार बाईएनियल है। ये लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसने होस्ट किया है इसको? ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने मिलकर इसको होस्ट किया है, ठीक है। एम क्या है इसका? बूस्ट करना कॉम्बैट रेडीनेस को। कॉम्बैट रेडीनेस, अगर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो कॉम्बैट रेडीनेस के बारे में बात करेगा। दूसरा इंटर ऑपरेबिलिटी, अगर साथ में मिलकर कोई काम करें तो उसमें जो उनकी इंटर ऑपरेबिलिटी है वो इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पर मेन बात हो रही है। आगे हम बात करेंगे क्यों हो रही है इंडो पैसिफिक की बात। तो वहाँ पर क्या करना? बूस्ट करना किसको? कॉम्बैट रेडनेस को और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक में, ठीक है। तो ये क्या है? तलिस्मान सब्रे। लोकेशन की बात करते हैं तो पहले तो ये सबसे लार्जेस्ट है अभी तक का, लार्जेस्ट एवर एडिशन। क्यों? 35,000 प्लस जो ट्रूप्स हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया है, ठीक है। साइट्स कहाँ पर पार्ट लिया? लोकेशन की बात करें कहाँ पर लिया है? शोल वाटर बे। कहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलिया में। ये यहाँ नाम याद रखना, शोल वाटर बे। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरा कहाँ है इसकी लोकेशन? पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया ये भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है ये। अगर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पड़ता है पापुआ न्यू गिनिया, यहाँ पर, मतलब इस लोकेशन में, इसके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर ही पड़ता है ये अपना पापुआ न्यू गिनिया। पहली बार यहाँ पे हुई है कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। ऑपरेट किया कहाँ कहाँ पर? लैंड, एयर, सी, साइबर और स्पेस में, सभी में यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन किया अपना। जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी यहाँ पर इन्होंने इसको पापुआ न्यू गिनिया में और ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर? शोल वाटर बे में इसको सक्सेसफुल किया है यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से इसमें ऑपरेट, किस में? लैंड में, एयर में, सी में, साइबर में और स्पेस में, ठीक है। सभी में 360 डिग्री। अब इसमें देखते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज क्यों, कौन कौन सी, क्योंकि 35,000 ट्रूप्स हैं, कहाँ से आए भाई इतने? हालांकि कंट्री के पास होते हैं लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। तो 19 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। उनमें से अपने क्वाड के जो नेशंस थे वो भी थे। ऑस्ट्रेलिया देखो कर ही रहा है इसको होस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया तो होगा, यूएस भी कर रहा है इसको होस्ट, यूएस भी हो गया। अब बात करते हैं इंडिया जापान की। क्यों? इंडो पैसिफिक की अगर बात आए और इंडिया और जापान ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता ना। इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया का ना हो इंडो पैसिफिक की बात करें, क्योंकि ये मेजर कंट्रीज़ हैं जो डिफेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे, इंडिया की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं और इनका साथ में होना बहुत अच्छा एक साइन है और इंडो पैसिफिक के लिए, सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। और चाइना की जो डोमिनेंस है बढ़ती हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ कौन कौन सी है? यूके है, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, कनाडा, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, पास में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के, थाईलैंड, नॉर्वे, फिजी, ये देखो नीदरलैंड, टोंगा और पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। तो ये इतनी बाकी कंट्रीज़ हैं। टोटल 19 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है और क्वाड की भी कंट्रीज़ थी इसमें चारों। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना किसको? मल्टी नेशनल कोऑपरेशन। किसका? डिफेंस का। मल्टी नेशनल डिफेंस कोऑपरेशन। टेस्ट करना लार्ज स्केल ऑपरेशनल रेडनेस। अगर बात आ जाती है कि लार्ज स्केल ऑपरेशनल की, तो वहाँ पर रेडी होने के लिए जो टेस्ट है वो ऐसा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशनल रेडीनेस लार्ज स्केल। डेमोन्स्ट्रेट करना किसको? स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। कहाँ पर?
इंडो पैसिफिक में, कि हाँ हम यहाँ पर अपना कहते हैं ना एक ये अपना पैसिफिक ओशन ऐसा है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में, ये आपको सबको पता ही होगा। तो इसके अंदर अगर आपको इंडो पैसिफिक और इसके साथ अगर पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन भी जुड़ जाता है अपना, ये ऐसे ऐसे, तो ये जितना भी है अपना इंडियन ओशन नीचे तक, तो इसमें अपना अगर आपको अपनी दिखानी है पावर, तो इस तरीक़ा की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो दिखाना क्या, डेमोन्स्ट्रेट करना स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, कि यहाँ पर हम आपको पूरा काउंटर कर लेंगे, कोई भी इस तरीक़ा का कोई कंट्री, अगर चाइना की बात करते हैं, चलो क्यों घुमा फिरा के बात करनी, चाइना की बात करते हैं, चाइना अपनी मोनोपोली जमाना चाहता है ऐसी इंडो पैसिफिक के अंदर, तो ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी की बात की है हमेशा, लेकिन उसमें फिर भी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस दिखाने की ज़रूरत है, काउंटर बैलेंस करना चाइना की रीजनल असर्टिवनेस को। अब साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के अंदर अपनी वो दिखाता है, ठीक है, पावर, चाइना छोटी कंट्रीज़ को, ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, तो ये ज़रूर देखो, ये रहा ना फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस, ठीक है, ये रहा साउथ कोरिया, जापान है ही इसमें, ठीक है, तो ये सिंगापुर ये रहा, तो ये कंट्रीज़ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इनका रोल काफ़ी हो जाता है, और ऐसी कंट्रीज़ के साथ मिलके इस तरीक़ा की कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना जिसमें इंडिया भी पार्ट ले रहा हो, इंडिया भी पार्ट ले रहा हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। की फीचर्स के बारे में बात करें तो वही है, लाइव ड्रिल, फायर ड्रिल हुए थे, और देखो यहाँ पर ना ये जानने की ज़रूरत है, हिमार्स रॉकेट, ये हिमार्स रॉकेट, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, इतना याद रखना है। एम्बिशियस लैंडिंग साइबर डिफेंस की बात की, फर्स्ट मेजर डिप्लॉयमेंट हुआ कहाँ पर, पापुआ न्यू गिनिया में, और स्ट्रॉन्ग फोकस रहा एनवायरनमेंट, सेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक क्लियर जियो स्ट्रेटेजिक, कहाँ पर जियो स्ट्रेटेजिक, कितने बड़े एरिया में एक जियो स्ट्रेटेजिक मैसेज को भेजता है ऑफ अलाइड यूनिटी, इतनी सारी कंट्रीज़ की अलाइड यूनिटी का एक जियो स्ट्रेटेजिक मैसेज भेजता है, और एनहेंस करता है इंडिया का क्वाड में रोल और इंडो पैसिफिक टाइज के अंदर, ठीक है, बिल्ड करता है म्यूचुअल ट्रस्ट को, और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जितनी भी कंट्रीज़ हैं एक दूसरे की कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको कभी भी डिफेंस से, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखना हो ना, तो आप इस तरीक़ा की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये आप तलिस्मान सब्रे, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। बस इतना याद रखना, क्वाड, इंडो पैसिफिक डिफेंस कोऑपरेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, पीसफुल पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक, ये सब वर्ड हैं, काउंटरिंग चाइना, ठीक है, रीजनल असर्टिवनेस, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना आप लिख सकते हैं इस तरीक़ा से। अगर आपको कोई और भी अगर कोड के बारे में भी लिखना है ना आपको, तो भी आप यही पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसी के बारे में लिखें, बस ये नाम याद रखना, तलिस्मान सब्रे, ठीक है, कंबाइंड एक्सरसाइज है ये हो रही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखो ये है सियरा लियोने, सियरा लियोने कंट्री है, ये कहाँ पर है, ये वेस्ट अफ्रीका के अंदर पड़ती है। अगर ये अपना, मैं एकदम रॉ मैप बना रहा हूँ, आप इतना उसमें डिटेलिंग में मत जाना बिल्कुल भी। देखो तो इधर पड़ता है ये सियरा लियोने, ठीक है, मतलब मैं आपको ना अंदाज़ा बता रहा हूँ, वेस्ट अफ्रीका है ये, ठीक है, मैंने इतना साफ़ नहीं बनाया आज, वेस्ट अफ्रीका है ये, तो यहाँ पर पड़ता है सियरा लियोने, ठीक है, इतना आपको जानने जरूरत है। वेस्ट अफ्रीका, ये आपका अटलांटिक ओशन, ये आपका इंडियन ओशन, ये अपना इंडिया, समझे, और ये अपना मिडिल ईस्ट का रीजन है, समझे, ठीक है, ये अपना अफ्रीका का साउथ अफ्रीका है, बस आपको मैं लोकेशन के लिए बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये रहा सियरा लियोने, और ये इसकी राजधानी है फ्री टाउन, कैपिटल ये रहा अटलांटिक ओशन, लिबेरिया और गिनिया, ये 2 कंट्री से बॉर्डर करती है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, तो सियरा लियोने को अपनी पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है, कौन कौन सी, एक तो है तिवाई आइलैंड, और दूसरा क्या है, गोला रेन फॉरेस्ट। अगर आपसे कहीं पे भी, देखो मैं आपको ना क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन, ओकवांगो बेसिन 2013 का क्वेश्चन नंबर 3, ढूंढना इसको जाके, यही क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन नंबर 3, ओकवांगो बेसिन, गिनिया हाईलैंड और अटलस माउंटेन्स, ये कहाँ पर पड़ते हैं,
तो ये गोला रेन फॉरेस्ट नहीं पूछ सकता आपसे, ये एक चलो मान लिया नहीं पूछेगा 1%, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी वो एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेकिन गोला रेन फॉरेस्ट तो पूछ सकता है ना, नेशनल पार्क ना पूछे लेकिन गोला रेन फॉरेस्ट पूछ सकता है, कौन सी कंट्री के अंदर पड़ता है। तो ये इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं जानने, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अपने जानने का क्या है कि भाई पहली बार कोई सिएरा लियोने के ना पहले तो वो है लोकेशन जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको इंक्लूड किया गया था। कौन कौन सी है? एक तो है तिवाई आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? सदर्न सिएरा लियोने में है, नियर लिबेरिया अलॉन्ग विद मोआ रिवर। देखो एक क्वेश्चन ये बन गया, मोआ रिवर, मोआ रिवर कहाँ पर है? ये अपना ये रहा मोआ रिवर। ठीक है, और यहीं पड़ता है ये, इस तरीक़ा से पड़ता है ये अपना, ये रहा गोला फॉरेस्ट। ठीक है, ये रहा मैप, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये है आपका क्या? तिवाई आइलैंड, ये रहा आपका। ठीक है, तो तिवाई आइलैंड के बारे में जानते हैं क्या है। 12 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है, बट हाईली डाइवर्स है, बायोडाइवर्स। होस्ट करता है 11 प्राइमेट सिटीज़ को। कौन कौन से? वेस्टर्न चिंपैंजी, डियाना मंकी और कॉन्ग किंग कोलंबस। अब एक बात बताओ मेरे को, ये आपसे, ठीक है नहीं पूछेगा कोई बात नहीं, आपसे स्पाइडर मंकी का क्वेश्चन याद है आपको? स्पाइडर मंकी कहाँ से था? ये साउथ अमेरिका का होता है ये। ठीक है, स्पाइडर मंकी पूछ लिया, तो आपसे क्या डियाना मंकी नहीं पूछ सकता? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा इंडिया के अंदर मिलता है, कौन सा इंडिया के अंदर मिलता है? डियाना मंकी उनमें से एक ऑप्शन डाल दिया। गुलोंग हिप्पो, हिप्पो ग्लोब, सॉरी, एक होता है ना होलोग गिबन, होलोग गिबन एप की स्पीशीज़ है एक। तो इसी तरीक़े से पूछ सकते हैं ना आपसे डियाना मंकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि तिवाई आइलैंड, डियाना मंकी, किंग कोलंबस नहीं, आपको एक बार को नहीं पूछेगा। ठीक है, वेस्टर्न चिंपांजी भी शायद नहीं पूछेगा, लेकिन डियाना मंकी ना इस तरह की जो स्पाइडर मंकी पूछा हुआ है ना, इसलिए ये भी तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक्ट एज अ रिसर्च हब फॉर इकोटूरिज्म हॉटस्पॉट इन वेस्ट अफ्रीका। ये इतना ही जानना है तिवाई आइलैंड कहाँ पर है। ये रहा तिवाई आइलैंड। ठीक है, ये रहा लिबेरिया और ये अपना अटलांटिक ओशन और यहाँ पड़ता है ये। और यहाँ पर क्या याद रखना है? डियाना मंकी। ठीक है, डियाना मंकी। अगला है गोला रेन फॉरेस्ट, कहाँ पड़ रहा है? पहले लोकेशन देख लीजिए, ये रहा सिएरा लियोने, ये इसकी राजधानी है फ्रीटोन, और ये रहा लिबेरिया के बॉर्डर पे अपना, ये लिबेरिया है ना, इसके बॉर्डर पे ये रहा अपना गोला फॉरेस्ट। तो गोला फॉरेस्ट क्या है? लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है सिएरा लियोने में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लार्जेस्ट। ठीक है, किसका हैबिटेट है? पिग्मी हिप्पोज, पिग्मी हॉक की बात नहीं कर रहा है, ये पिग्मी हिप्पोज की बात कर रहा है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट मिलेंगे यहाँ पे, ज़रूर मिलेंगे। और डाइवर्स बर्ड एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, क्रिटिकल फॉर कार्बन स्टोरेज, अगर इन फॉरेस्ट है तो कार्बन स्टोरेज तो करेगा ही, क्लाइमेट रेगुलेशन बिल्कुल करेगा, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। रेन फॉरेस्ट के अंदर कितनी बायोडाइवर्सिटी किसी को पता ही नहीं है ना। अमेजन रेन फॉरेस्ट जितना कट रहा है, जितना उसको डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तब जाके पता चल रहा है कि अरे ये भी यहाँ पे हैं, इंसान मिल रहे हैं, नई नई ट्राइब्स मिल रही हैं। तो कंजर्वेशन होता है ना बायोडाइवर्सिटी का, इसलिए जो प्लेसेस हैं ज़रूरी हो जाते हैं। सिएरा लियोने के थोड़े से क्विक फैक्ट जान लेते हैं हम अपने। कैपिटल इसकी फ्री टाउन, फ्री टाउन है क्या? मेजर डीप वाटर हार्बर है ये। ठीक है, हार्बर है यहाँ पे। नेबर्स इसके 2 ही हैं, गिना और लिबेरिया, और एक अटलांटिक ओशन। अगर आपसे कभी पूछ ले लिबेरिया के बारे में, सिएरा लियोने के बारे में, तो बस 2 ही कंट्रीज हैं इसको, गिनिया और लिबेरिया। ठीक है, लिबेरिया के बाजू में अपने बॉर्डर पे पड़ता है गोला रेन फॉरेस्ट, और गोला रेन फॉरेस्ट आपको ना बहुत ज़रूरी, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और अटलांटिक ओशन पड़ता है इसके वेस्ट में। की रिवर्स कौन कौन सी हैं? मोआ, सेवा, मानो, रोकेल। कहाँ पर ओरिजिनेट करती हैं? गिनिया हाईलैंड में। देखो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही हुआ है ना, 2013 का क्वेश्चन नंबर 3। गिनिया हाईलैंड्स कहाँ पर पड़ता है? साउथ वेस्ट अफ्रीका था उसका शायद ऑप्शन। ठीक है, या वेस्टर्न अफ्रीका होगा, जो भी ऑप्शन में एक बार देखना। सदर्न वेस्ट, साउथ वेस्ट अफ्रीका था शायद, कोई बात नहीं। गिनिया हाईलैंड आपसे पूछा गया था, वो पता होना चाहिए गिनिया हाईलैंड कहाँ पर पड़ता है। टेरेन क्या है? माउंटेनस रीजन है भी ये यहाँ पे, और हाइल भी है, प्लेटूज भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है। और माउंट बिंटी मानी है इसकी हाईएस्ट पीक। कहीं अगर मैच द फॉलोइंग में किसी पीसीएस के अंदर पूछ ले तो उसको याद करने में कोई बुराई थोड़ी है। क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल, ऑफ कोर्स हेवी रेंस होती हैं। और एक स्पेशल यहाँ पर जो विंड चलती है, आपने ना ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, हार्मटन, ड्राई डस्टी विंड होती हैं, ड्राई डस्टी विंड्स। ठीक है, इस तरीक़ा से आती हैं, इस तरीक़ा से। तो ये सिएरा लियोने के अंदर भी आती है ना ड्राई, ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर ही आती है। ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर।
तो ये याद रखना, ड्राई हैमरटन इवेंट्स कहाँ से रिलेटेड है, अपना सिएरा लियोने से, ठीक है। रिसोर्सेज की बात करें तो डायमंड, गोल्ड, बॉक्साइट और अपना र्यूटाइल, एग्रीकल्चर और माइनिंग डोमिनेट करता है यहाँ पे। बस यही है कि सिग्निफिकेंस की यूनेस्को की साइट है पहली बार की कोई सिएरा लियोने की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा टॉपिक इसके बारे में, सिएरा लियोने की पहली बार कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो ये आर्टिकल छपा था हिंदू के अंदर, ठीक है। किसका लिखा हुआ आर्टिकल है ये? आर्टिकल है शशि थरूर जी का। कौन है? सीनियर एमपी हैं और एक्स यूएन अंडर सेक्रेटरी रहे जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल रहे ये। और एक ऑथर है काफ़ी बड़े, आपने देखा भी होगा इनके आर्टिकल छपते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। तो इन्होंने क्या लिखा है कि भाई किस तरीक़ा से ना इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के साथ आ सकते हैं बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर के बीच में। अभी देखो मैं आपको ना एक आइडिया देता हूँ छोटा सा आपको समझने के लिए, इन सबको पढ़ाने से पहले। यूएसए में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है वहाँ पर और प्रेसिडेंट हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सारे कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा रहे हैं, चाहे वो उसकी फ्रेंड कंट्री है, चाहे नॉन फ्रेंड की लिस्ट में आती है, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप में कोई कंट्री हो, जर्मनी हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, सब पे वो टैरिफ लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हम सबसे इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम तुम पे इम्पोर्ट पर टैरिफ लगाएंगे ताकि हमारा फ़ायदा हो उस चीज़ में। और उससे उनके बोल रहे हैं कि 1.6 ट्रिलियन की हमारी कमाई होगी, कुछ 1.5 ट्रिलियन के करीब की उनकी डॉलर में से उनकी कमाई होगी। तो इस टाइम पे क्या है ना, इंडिया का और जो यूरोप का जो अपना एक रिलेशन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों 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 हो जाता है इम्पोर्टेंट? कि देखो अब हर कोई ढूंढ रहा है मार्केट, बायर भी ढूंढ रहा है, सेलर भी ढूंढ रहा है। तो क्यों ना इंडिया और यूरोप मिलके एक साथ आ जाएं और हमारी जो पास्ट की हमारे रिलेशन रहे और जो फ्यूचर में भी हम डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो उसी के ऊपर ही आर्टिकल है कि किस तरीक़ा से दोनों क्या शेयर करते हैं, सिविलाइजेशनल डेप्थ को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, और मॉडर्न स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस। देखो मॉडर्न स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस का मतलब क्या है कि दोनों ही मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। और जो चाइना यूएस की जो बाइपोलरिटी चल रही है ना वर्ल्ड के अंदर, एक तरफ चाइना है एक तरफ यूएस है, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द कंट्रीज़ कि भाई हम ही हैं दोनों तरफ, तो उसको भी रेसिस्ट करते हैं दोनों। सिविलाइजेशन डेप्थ की बात करें तो भाई दोनों कंट्रीज़ की एक तो हिस्टोरिकल टाइज भी रही हैं साथ में, क्यों, कहीं ना कहीं भाई कॉलोनी था इंडिया और उसका ब्रिटिश का। तो और बाकी और भी कंट्रीज़ थी यूरोप की, ठीक है ना, नेदरलैंड्स भी थी जो आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, और फ्रांसीसी भी आए थे, ठीक है। तो ये हैं, और दोनों क्या स्टैंड करते हैं अपना मल्टीलेटरिज्म की तरफ और रूल बेस्ड ऑर्डर की तरफ। रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मल्टीलेटरिज्म की बात करते हैं, G7 हो, G20 हो, या यूएन में बात हो, कहीं पे यूएनएससी की बात हो, तो दोनों फॉलो करते हैं ना उस चीज़ को। और पीएम मोदी जी की जो G7 की जो डिप्लोमेसी है अभी, हालांकि हम G7 का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया को बुलाया जाता है, तो G7 की डिप्लोमेसी और एस जयशंकर हैं उनका यूरोप पे फोकस है, ये दिखाता है इंडिया का कमिटमेंट कि भाई हमारा रिलेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे। अभी मैंने जैसे बताया कि ट्रंप के क्या चल रहा है वहाँ पे कि सब सैंक्शंस लगा रहे हैं, नाटो में उनका वो खुद कहते हैं कि भाई अपना जो है डिफेंस बढ़ाओ वरना मैं बाहर हो जाऊँगा नाटो से, आप हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, ये सब चल रहा है, आप पढ़ते रहते होगे न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये हमने जाना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से कि किस तरीक़ा से एक दूसरे का साथ दे के हम ग्रो कर सकते हैं दोनों मिलके, ठीक है, और मल्टी लेटरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। बात करते हैं इंडिया की इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी को। किसी टाइम पे जब उस टाइम पे दो कंट्रीज़ बाइपोलर हो रही थी, यूएसएसआर और अपना यूएसए, उस टाइम पे इंडिया ने क्या नॉन अलाइनमेंट चुना, लेकिन नॉन अलाइनमेंट से अब हम मल्टी अलाइनमेंट हो चुके हैं। और जितने भी डाइवर्स पार्टनर्स हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबके साथ हम अपना इंटरेस्ट लेके चलते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल वही है, चैम्पियन का एक करना एक मल्टीपोलर ऑर्डर को, यूनिपोलर नहीं होने चाहिए, एक ही पावर हो गई, या बाईपोलर नहीं होने चाहिए, समझे। पुश करना किसके लिए, इंक्लूसिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। इंक्लूसिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कैसे हो गए भाई, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे हम ही ने दिया ये, ठीक है, फ्रांस और इंडिया ने मिलके काउंटर करना चाइनीज़ असर्टिवनेस को। या दूसरी बात करें तो G20 हो गया, G7 हो गया, हालांकि हम पार्ट नहीं है इसके, लेकिन हम वॉइस तो उठाते हैं ना यहाँ पे अपनी। इंस्टीट्यूशनल बायलैटरल एंगेजमेंट है हमारी, जैसे कि इंडिया EU डायलॉग क्या करता है, ट्रेड, टैक्स, क्लाइमेट, ह्यूमन राइट्स, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म की बात करता है। बायलैटरल में हमारे सबके साथ रिलेशन है ही, फ्रांस हो गया,
अपना राफेल ख़रीदना हो, जर्मनी हो गया, डिफेंस का कितना एक्सपोर्ट होता है, व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, इटली हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज़ हो गया, ईस्टर्न यूरोप टाइज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा डाटा के बारे में। ट्रेड टाइज और इकोनॉमी डाटा के बारे में पढ़ते हैं कि कितना अनटैप्ड पोटेंशियल है और कितना अभी हम यूज़ कर चुके हैं उस चीज़ को। यूरोपियन यूनियन का जो FDI है वो इंडिया में बढ़ चुका है 70%। कितने सालों में? 4 से 5 सालों में, 2018 से 2022 का। और फ्रांस की ही बात करें तो उसका शेयर तो 97% जो है बढ़ चुका है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट डबल हो चुका है पिछले 3 सालों में। पहले अगर 50 था तो अब 100 हो चुका है, डबल हो चुका है करीब करीब, आप इस चीज़ को मान के चलिए। ठीक है, इंडिया EU ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, ये क्या बायलैटरल ट्रेड हो गई कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर एक यूरोपियन यूनियन को एक होल लेके चले तो कितना ये बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। IMEC क्या है? इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये देखो, ये रहा पीछे मैप में, ये है, ये आपने पढ़ा होगा पूरा इसके बारे में। ये 2023 में शायद आया था ये, इसको प्रोजेक्ट लेकर आए थे कि एक तरीक़ा से किस तरीक़ा से ट्रेड को बढ़ाएंगे। ये इसमें जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी ये, और ग्रीस में इसका पोर्ट बनाया था, और यूरोप में किस तरीक़ा से ट्रेड को एक्सपेंड करेंगे। ग्रीन और डिजिटल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो बैलेंस करता है या करना चाहिए उसको क्लाइमेट गोल्स हैं जो हमारे इंडिया के। किसके साथ? अभी जैसे इंडिया बोलता है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमको भी तो थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा ना। तो अभी ये बोलता है कि भाई जीरो कार्बन करो, जीरो कार्बन। अब इंडिया कहता है कि भाई आपने तो कर लिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, हम तो नहीं कर पाए ना अभी भी, आप तो ग्रो कर चुके हो, हम तो ग्रो करेंगे। तो इंडिया की जो फेयर ट्रांजिशन नीड्स है ना कि भाई हमको भी करने दो थोड़ा थोड़ा, और आपने जो कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हम पे दबाव नहीं दीजिए। तो दोनों क्या बैलेंस करके चलना पड़ेगा। टेक विजन शेयर करते हैं दोनों किस तरह का। डिजिटल पब्लिक गुड्स अभी बताता हूँ मैं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डीप टेक, क्लीन एनर्जी, ओके, ओशन सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी, सभी के बारे में बात होती है। डिजिटल पब्लिक गुड्स कैसे हो गए कि अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बोथ, दोनों देखते हैं डिजिटल आर्किटेक्चर को एज अ ग्लोबल पब्लिक आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट अ बिग टेक मोनोपोली। एक छोटी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है कि कोई भी जैसे ChatGPT है, ठीक है, USA के अंदर बना है। अब क्या होता है कि वहाँ पर अगर आपको उसको यूज़ करना है, आप खुद यूज़ भी करते हो उस चीज़ को, कि अगर आपको यूज़ करना है तो उसका फ्री वर्जन इंडिया के अंदर है, समझे। उसका पेड वर्जन जो है, जो और ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा उसकी स्पीड एक्स्ट्रा है, उसके फीचर्स ज़्यादा बड़े अच्छे हैं उससे, वो पेड है। ठीक है, अगर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है ना, या वेस्ट की कंट्रीज़ के पास, या USA की बात कर रहा हूँ मैं अभी, चलो USA की बात करते हैं, तो वो आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देगा। हमने क्या किया, अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि ब्राज़ील में जाके कि भाई वहाँ पर अभी UPI लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम बाद। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो UPI सेवा शुरू हुई थी। ये क्या है ना, ये हम देखते हैं डिजिटल आर्किटेक्चर को एक ग्लोबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह। हमको पैसे नहीं कमाने, हमको करना है आपकी हेल्प हो, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे सुधरें। तो यूरोपियन यूनियन भी इसी तरीका देखता है, इंडिया भी इसी तरीके से देखता है। तो हम दोनों की जो सोच है ना एक तरीक़े से जो मिल जाती है। तो इसलिए ये सब यहाँ पर बताया गया है कि दोनों के जो शेयर्ड विज़न फॉलो करते हैं, शेयर्ड टेक विज़न। ह्यूमन मोबिलिटी और टैलेंट इनोवेशन की बात करें तो रोबस्ट मोबिलिटी है, दोनों का बात करते हैं कि भाई आप अपने जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनमें भेजिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। स्टूडेंट मोबिलिटी पैक्ट है, स्किल्ड लेबर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ती है, जैसे कंट्री है इटली, जर्मनी, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसी जगहों पर जो है स्किल्ड लेबर्स की, स्टूडेंट्स की, स्कॉलर्स की, साइंटिस्ट की, जो वहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकें, वहाँ पर भी इस तरीक़ा का इनोवेशन और ज़्यादा वहाँ हो सके हमारे इंडियंस की हेल्प से। तो उस तरह की मोबिलिटी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रही है और उसकी और ज़्यादा डिमांड भी है वहाँ पर। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो टैलेंट पूल है, अगर वहाँ पर 1 लाख लोग ऐसे हैं जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट वहाँ के जो सिटीजन है उसका पार्ट है कि भाई रिसर्च करते हैं, और इंडिया से भी ऐसे 40,000 50,000 लोग चले जाएँ, मैं एक आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। तो कितना जो टैलेंट पूल है कितना एक्सपेंड हो जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री के अंदर बढ़ रही है, या वहाँ की कंट्री के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसको कितना ज़्यादा इसको ईज़ कर सकते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें तो यूरोप तो हमेशा से ही एक मेजर आर्म सोर्स रहा है, चाहे हम खरीदने की बात करें चाहे बेचने की बात करें। फ्रांस हो गया,
जर्मनी हो गया, समझे। तो इससे क्या है, हम आर्म सोर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है अब इस टाइम पे। को डेवलपमेंट का स्कोप है काफ़ी ज़्यादा किसके अंदर, आत्मनिर्भर भारत का और यूरोप का जो ये ना री आर्म क्या है, ये इनका विज़न है एक यूरोप का, कि हम क्या है ना कि जो जब से यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ ना, वॉर चल रहा है, तो इन्होंने बोला है कि हम एक विज़न बनाएंगे सारी कंट्रीज़ मिल के, कि हम अपने आप को एक तरीक़ा से डिफेंस में और ज़्यादा एनहेंस करेंगे। अभी तक जैसे 1.9% जो उनका डिफेंस में जीडी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो 3.5 करने की बात कर रहे हैं उसको, कि हम अपना डिफेंस को एनहेंस करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर को डेवलपमेंट की, अगर इंडिया अपना आत्मनिर्भर भारत हो और यूरोप का री आर्म जो 2025 जो ये लेकर आएंगे, भैया 2030 तक हम इतना ज़्यादा डिफेंस में अपना आपको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, दोनों अगर मिलकर इस चीज़ में काम करें तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद हो जाएगा, एक तरीक़ा की अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मिलके को डेवलपमेंट करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरी टाइम सिक्योरिटी की दोनों बात करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो ये अभी तलिस्मान सबरे के बारे में पढ़ा था ना हमने, तो इसी तरीके की मेरी टाइम सिक्योरिटी हो गई, साइबर डिफेंस, स्पेस कोलैबोरेशन, इंडिया यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी और इसरो मिलकर, डीआरडीओ मिलकर कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं ना, इसरो यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर। काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, अभी जो अटैक हुआ था पहलगाम में, सब ने क्रिटिसाइज़ किया था, प्रायोरिटी शेयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों क्या करते हैं, काउंटर करते हैं चाइना के मर्सेंटिलिज्म को। मर्सेंटिलिज्म का मतलब आपको पता ही होगा कि किस तरीक़ा से पैसों का लालच दे के और कॉलोनी बनाना, उनको ये आज का कंसेप्ट है ये। एक्सट्रीमिज्म को दोनों टैकल करते हैं। अब कोई भी कंट्री अगर बात करती है एक्सट्रीमिज्म की, अपना वर्चस्व बढ़ाने की, तो दोनों कंट्री बोलते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और बात करते हैं एकदम प्योर डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी तो यूरोप से ही आया है। तो ये काउंटर करते हैं चाइना के मर्सेंटलिज्म को, जिस तरीक़ा से ये जो गरीब कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की और भी एशियन कंट्रीज़, उनको पैसे दे के अपना बॉर्डर रोड इनिशिएटिव लेकर आते हैं, उसी का काउंटर तो है ये। मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर काउंटर करता है किसको, चाइना के BRI को, ठीक है। तो शेयर करते हैं क्या, ग्लोबल लीडरशिप और मल्टीलिटरलिज्म। कैसे, कॉमन बिलीफ है दोनों का, किस में, UN में, WTO में, क्वाड में, ठीक है। क्वाड का हालांकि यूरोपियन यूनियन का कोई का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉमन बिलीफ तो है ना। ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, चाइना को काउंटर करना हो गया। AI की गवर्नेंस के रिफॉर्म की बात करते हैं, वो तो लेकर भी आ चुके हैं बिल अपना, कि भाई जो आप इस तरीक़ा के कोई AI जो बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के जैसे काम हो रहा है, कि भाई वर्कर्स की छटनी हो रही है, ठीक है, या फिर डाटा प्राइवेसी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है ना यूरोपियन यूनियन ही इस चीज़ में आके भाग लेता है। इन्होंने वहाँ पर अपना जागरूकता के लिए ना, लोगों के लिए, कि आप किस तरीक़ा से AI को, जो एथिकल गवर्नेंस की बात करते हैं AI में, एथिकल AI की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो पास भी किया हुआ है ना एक एक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, ताकि रेगुलेट कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वो कितना ज़्यादा आज के टाइम में पावरफुल हो चुका है, AI की कुछ भी कर रहा है, इंसान के कंट्रोल करने की भी क्षमता है ना, समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। एक TV शो है, ठीक है, ये यूरोप का ही है, एक्चुअल में ये है UK का, ब्रिटेन का शो है ये। अगर आप एक सच्चे स्टूडेंट हो ना, ये शो देखना, आपने पता भी होगा इसके बारे में, ब्लैक मिरर, नेटफ्लिक्स के ऊपर है ये, आपको कहीं भी मिल सकता है, अगर आप, मुझे नहीं पता कहाँ पे ढूंढ सकते हो आप, लेकिन ब्लैक मिरर ना ये देखना आप। मैं पता क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, कोई ये नहीं है कि आप जाके शो देखो पढ़ाई छोड़ के। यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन में ही आती हैं सारी की सारी। देखो UK नहीं आता, अभी ब्रेग्जिट हो गया इनका, ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था, समझे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कि ये जो यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज़ है ना, ये इस तरीक़ा के शोज़ को प्रमोट करती हैं, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरा मंडरा रहा है ना ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे, कि किस तरीक़ा से आपको ओवर पावर कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, ठीक है, ये डार्क टेक्नोलॉजी, डार्क वेब, तो उसके अवेयरनेस के लिए इन्होंने ये शो निकाला था, कि आप कहीं अपना कंट्रोल मत छोड़ देना इसके ऊपर, किसके ऊपर, AI के ऊपर। तो ये शो ज़रूर देखना। तो इस तरह के शो बनाते हैं ताकि ये अपना AI को कंट्रोल किया जा सके। तो AI की बात करना है, गवर्नेंस रिफॉर्म की बात की,
और दोनों क्या है, मिडिल पावर स्टेबलाइजर है, ना तो कोई अपनी मोनोपोली चाहता है ना कोई अपनी मोनोपोली चाहता है। ये बस क्या करते हैं, जो कोई कंट्री अगर अपनी हेजेमनी बनाना चाहता है ना, जैसे यूएसए करना चाहता है, चाइना करना चाहता है, दोनों उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और ये बात करते हैं ग्लोबल साउथ की बात, समझे। अब कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि भाई इंडिया रशिया के टाइज, आपने बयान पढ़ा होगा एक एस जयशंकर का कि हम तेल खरीदते हैं, उन्होंने कहा कि आप भी तो नेचुरल गैस खरीदते हो रशिया से। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज हो जाते हैं, इंडिया रशिया को नहीं छोड़ सकता। और वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है यूक्रेन का, और उनका वॉर चल रहा है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूरोप की अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, ये बात करते हैं एकदम हार्डकोर डेमोक्रेसी की। और ये आए दिन सवाल उठाते हैं कि आप क्या है, आपके यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये सब चलती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें। सिविलाइजेशनल वर्ल्ड व्यूज़ हैं, डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। क्लाइमेट एम्बिशन दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि भाई अभी हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। हालांकि क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात हम भी करते हैं, क्लाइमेट चेंज सभी के लिए खतरा है, लेकिन ये कहते हैं कि एकदम बंद कर दो। हम कहते हैं कि भाई आपने तो डेवलप कर लिया अपना इंडस्ट्रियल बेस, हमारा तो नहीं हुआ ना। तो डायलॉग ज़रूरी है दोनों के बीच में, ताकि जो ये हिस्टोरिकल स्टीरियोटाइप बना हुआ है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, और मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, समझे। तो बात करते हैं कि ज़रूरत क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, एम्पैथी की और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है समिट्स की और स्टैटिस्टिक्स के अलावा। और सिम्बॉलिक स्टेप्स हैं कुछ जैसे लिए जाते हैं, जैसे राइसन डायलॉग होता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। एक होता है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, वॉन डर लेयन्स दिल्ली विजिट, ये कौन, तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट थी ये, ठीक है। और इंडिया की आउटरीच किसमें, मेडिटेरियन और नॉर्डिक कंट्रीज़ में। तो यही है कि दोनों की क्या है, अपनी शेयर्ड वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए स्ट्रेटेजिक कंपल्सन को एम्ब्रेस करना होगा और इन्वेस्ट करना होगा किसमें, ट्रस्ट में और पीपल में, ताकि एक स्टेबल, इंक्लूसिव और मल्टी पोलर वर्ल्ड का निर्माण हो सके। तो ये एक बहुत अच्छी यहाँ पर आर्टिकल शशि थरूर जी का लिखा हुआ है। देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें ना क्या कमी रह गई कि अगर आप इसमें से आंसर नहीं लिख सकते हो तो यहाँ पर अपना ट्रेड की बात हो गई, यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं उनकी बात हो गई, अभी दोनों साथ में आ क्यों रहे हैं उसकी बात हो गई, समझे। चाइना की बात हो गई, क्वाड की बात हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो गई, एफडीआई की बात हो गई, तो और डिजिटल ग्रीन कोलैबोरेशन की बात हो गई, ह्यूमन मोबिलिटी की बात हो गई, डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो गई, शेयर्ड विजन्स की, कल्चरल नॉर्म्स की बात हो गई, चैलेंजेस की बात हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे टॉपिक्स को यहीं से प्रिपेयर कीजिए आराम से। अगर आपको इंडिया यूरोपियन यूनियन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, बिंदास होकर लिखिए, बेझिझक होके, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी लाता हूँ ना उसको बहुत ढूंढ ढांड के लाता हूँ आर्टिकल को। बहुत, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं, बस वीडियो की ना लेंथ बढ़ जाएगी और आप बोर हो जाओगे एक टाइम पे पढ़ने के बाद। ह्यूमन नेचर होता है कि नहीं पढ़ पाते इतना लंबा, वरना मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतने बेहतरीन बेहतरीन आर्टिकल होते हैं ना, सीधा टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट एकदम, 250 या 150 वर्ड्स के, इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। तो मैं भी थोड़ा लिमिट ही करने की कोशिश करता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो ठीक है, पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अच्छा, ये टॉपिक है अपना टेक्निकल टेक्सटाइल से। इंडिया क्या है, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, जूट टेक्सटाइल्स के बारे में बात करते थे, लेकिन अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इसके ऊपर आर्टिकल छपा है, ये शायद मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है या पता नहीं कहाँ से लिया है, लेकिन अच्छा आर्टिकल था, मैंने इसलिए इसको लिया। तो देखते हैं इसके बारे में। अब ये देखो, आप सब देख रहे हो, ये एक फ़ौजी की ड्रेस है, ये एक ड्राइवर की ड्रेस है, ये एक जो माउंटेनियर होते हैं उनकी ड्रेस है, ठीक है, ये एक जो लेबोरेटरी में काम करते हैं उनकी ड्रेस है, ये एक फायर फाइटर की ड्रेस है। तो यही तो है टेक्निकल टेक्सटाइल। और इंडिया के पास क्या है, ग्लोबल लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी है किसमें, टेक्सटाइल में और टेक्निकल टेक्सटाइल में। तो किस तरीक़े से पढ़ते हैं, हम एक छोटा सा स्नैपशॉट देखते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है ना, उसमें 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये टेक्निकल टेक्सटाइल। ये टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल आप समझ गए ना क्या है, जो एक तरीका का जो फाइबर होता है ना, जो यूज़ होता है इस तरह के ड्रेस में, थोड़ा सा हार्श क्लाइमेट हो गई या एक इस तरह का एनवायरनमेंट होगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब ये लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, ये धोती कुर्ता तो पहन के नहीं जाएंगे, सिंपल कपड़े पहन के तो नहीं जाएंगे, पैंट शर्ट, तो इनको चाहिए एक प्रॉपर क्लोथिंग चाहिए इनको। तो यही है टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल प्लस टेक्सटाइल, समझे। तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में करीब करीब 2%। सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, किसका, टेक्निकल टेक्सटाइल का। और 4.9%, करीब करीब 5% शेयर करता है ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। सिक्स्थ है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर।
डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 45 मिलियन पीपल काम करते हैं इसमें, टेक्निकल टेक्सटाइल के सेक्टर में। और 2030 तक ये 100 मिलियन, करीब करीब 10 करोड़ इसमें एम्प्लॉयमेंट पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सनराइज टाइप का अपना सेक्टर है ये, ठीक है। मार्केट प्रोजेक्टेड टू ग्रो कितना, $350 बिलियन, कब तक, 2030 तक। तो ये बहुत अच्छा डाटा लिया है, इसको आप याद रखना, कहीं पे भी आपका आंसर के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो यूज़ होते थे पहले और न्यू सेगमेंट्स के बारे में। तो जो ट्रेडिशनल सब सेक्टर है, जैसे कि वीविंग हो गया, कॉटन गिनिंग हो गया, इनका ना डिक्लाइन चल रहा है। कितना, 1% चल रहा है इनका हर साल का, ठीक है। और जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वो इमर्ज कर रही है एक हाई ग्रोथ प्रोडक्ट की तरह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये हाई ग्रोथ नीशे की तरह काम कर रही है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरह। इनकी डिमांड ना बहुत ज़्यादा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और ग्लोबल लेवल पे भी। दूसरा, पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ बांग्लादेश में, आपको पता ही है, वहाँ पे शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, उनको टॉपल कर दिया, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया। अब वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है मोहम्मद यूनुस की, और अभी भी वहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहता है। तो जब से पॉलिटिकल, अभी क्या है ना, इंडिया का और बांग्लादेश का ना बहुत ज़्यादा एक वो रहता है कंपटीशन टेक्सटाइल में। आपने पढ़ा ही होगा कि प्रीवियस में कि किस तरीक़ा से जितनी भी मिल्स थी, जूट की मिल्स हो गई, कॉटन मिल्स हो गई, वो सारी चली गई थी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा क्या ना थोड़ा सा कंपटीशन चलता रहता है टेक्सटाइल में। अभी जब से वहाँ पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो यहाँ पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों दे दिया इसको, इंडिया को, फॉर सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक टेक्सटाइल के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। हमने पीछे इमेज में देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन के पर्पज से समझ लेते हैं कि है क्या। एडवांस टेक्सटाइल होते हैं, ठीक है, किसके लिए, विद स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और पैकेजिंग। जैसे कि सर्जिकल अपैरल्स, जो सर्जरी करते हैं, वो जो कपड़े पहनते हैं। कन्वेयर बेल्ट्स हो गई, फायर रेसिस्टेंट कन्वेयर बेल्ट्स पता होती है ना आपको। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि एयरपोर्ट पे गए आप, ठीक है, एयरपोर्ट पे आपका लगेज होता है, ये आपका बैग है, ये आपका बैग है, ये आपका बैग है। तो ये जिस पे वो ट्रॉलीज घूमती रहती है ना, ये यही तो होती है कन्वेयर बेल्ट। तो इसको बनाने में भी जिस कपड़े का यूज़ होता है वो भी तो होता है ना, हार्ड तरीका का टेक्निकल टेक्सटाइल उसको बोलते हैं। तो यही है, आपको एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। तो फायर रेस्ट्रेंट कर्टेंस हो गए, पर्दे हो गए, नॉन वूवन एब्जॉर्बेंट पैड्स हो गए, वियरेबल स्पोर्ट्स हो गए, तो यही सब आता है इसके अंदर। ये मैंने आपको इसलिए ये इमेज लगाई थी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, प्रोटेक्टिव गियर में जो यूज़ होते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, फिलहाल कितना है, 10 से 12%। मार्केट साइज प्रोजेक्ट कितना ग्रो करेगा, ये $30 बिलियन है अभी 2024 में, और इसको करीब करीब 309 बिलियन लेके जाएंगे 2047 तक, समझे। तो ये है। और एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें तो इतना ये हो चुका है, 2019 में था ये करीब करीब 2 बिलियन, और अब हो चुका है ये 2.5 बिलियन से ऊपर डॉलर में, ठीक है। और पेनिट्रेशन राइज, जो इसकी मार्केट में पेनिट्रेशन हुई है वो भी बढ़ने की उम्मीद है। कितनी है, 13 से 20% 2026 से, और 40 to 60% कितना, अभी आप देख लो ना कितना ज़्यादा राइज कर चुका है ये। जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को ये रोज़गार दे रहा है और इतना शेयर है ग्लोबल मार्केट में, तो आराम से पहुंच ही जाएगा ना, अगर सरकार अच्छे इनिशिएटिव लेती है। इसलिए भी रख के अगर हम बात करते हैं अभी, जैसे स्कीम्स की बात करते हैं, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, NTTM, ये करता है, रिसर्च करता है, इनोवेशन करता है, एक्सपोर्ट करता है, और इसका जो एम है वो क्रिएट करना है 50,000 जॉब्स को। प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव है स्कीम, ये क्या करेगा, बूस्ट करेगा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को। PM मित्रा स्कीम है, ठीक है, ये क्या करेगा, 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन एफिशिएंसी। फुल फॉर्म क्या है PM मित्रा की, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, ठीक है। तो कितने बना दिए, 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स बना दिए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी रिफॉर्म्स हैं, कटिंग किया मशीनरी ड्यूटीज़ को, फिक्स्ड किया है किसको, इन्वर्टेड ड्यूटी को, ताकि बूस्ट हो कम्पिटिटिवनेस। अब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत की बात करें, देखो 150 वर्ड का क्वेश्चन आएगा आपको, मैं आपको ना लिख के देता हूँ, इससे ऊपर आ भी नहीं सकता। अगर एक छोटा टॉपिक होता है ना, स्पेसिफिक टॉपिक पूछ लेते तो 150 वर्ड का ही आएगा। तो ज़रूरत क्या है, स्किल डेवलपमेंट की,
टेक्निकल टेक्सटाइल जो है उसमें ज़रूरत होती है न्यू स्किल सेट की, ऑटोमेशन की, डिजिटल टेक की, एआई की, सस्टेनेबल प्रोसेस की, सस्टेनेबल, समझे। और जो एग्जिस्टिंग वोकेशनल टेक्सटाइल कोर्स हैं उनको ज़रूरत है अपग्रेडिंग की। अब कोर्सेज हैं कॉलेज के अंदर, कंपनीज़ के अंदर जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग देते हैं उनको, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। कैसे? मोर प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, इंडस्ट्री लिंक्ड हो, चॉइस बेस्ड हो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना कि जो मार्केट में डिमांड है, जो चॉइस है, जो जैसा चाहिए वैसा अगर प्रोवाइड कर दो तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है करिकुलम डिज़ाइन के अंदर। कोई भी अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ होती है ना तो उसमें अगर एक्सपोर्ट की, प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत होती है तो उसमें इंडस्ट्री का रोल जो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करिकुलम के डिज़ाइन में। इंटर्नशिप प्रोवाइड किए देना चाहिए और एक्सपोजर मिलना चाहिए किसके लिए? ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। और कोलैबोरेशन होना चाहिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि जो स्टैंडर्ड है ना उसको रेज़ किया जा सके। तो कंक्लूज़न की बात करते हैं, अगर पॉलिसी सपोर्ट मिले, बेटर स्किलिंग हो, मॉडर्न मशीनरी हो और ग्लोबल पार्टनरशिप हो, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो इंडिया बिल्कुल बन सकता है वर्ल्ड लीडर किसमें? टेक्निकल टेक्सटाइल की मार्केट में, समझे। और फोकस करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी पे, इनोवेशन पे और कॉम्पिटिटिवनेस पे, और यही जो है गोल अचीव करने का एक अच्छा तरीका है। तो इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? इंडस्ट्री में यूज़ जीएस तरीके में, एम्प्लॉयमेंट में, मेक इन इंडिया अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे में भी डाल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी डाल सकते हैं, और इकोनॉमी का टॉपिक है ही, ठीक है। तो ये थे आज के टॉपिक्स, और हमने बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए, एकदम 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच में। तो आप यहीं से रिवीजन कीजिए, और जब थोड़े सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ जाएंगे ना तो मैं टेलीग्राम चैनल खोलूँगा, ताकि आपको मैं पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूँ। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना उससे भी काम करने का। तो थैंक यू वेरी मच। और एक छोटी सी रिवीजन अगर आपको लेनी है तो बेशक ले लीजिए। ये हमने पढ़ा तलिस्मान सब्रे, क्या है ये? बाई एनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, 19 कंट्रीज़ ने इसमें पार्ट लिया था। इंडो पैसिफिक की लोकेशन में इन्होंने ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए, ठीक है। इंडियन यूरोपियन यूनियन, ये हमने पढ़ा, शशि थरूर जी का आर्टिकल था, 250 वर्ड्स, कहीं मत जाइए, यहीं से पढ़िए। सिएरा लियोने का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी थी? एक तो गोला रेन फॉरेस्ट थे, और एक टिवाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आइलैंड था, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और इंडियन टेक्सटाइल, कौन सा टेक्सटाइल की बात की हमने? टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बात की। तो ये हमने यहाँ से पढ़े सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और आप यहीं से रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे से। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।